अस्सलामुअलैकुम, बोलियो में खुशामदीद। मैं हूँ बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन चलो आए तो सही। पाकिस्तान की सुन ली गई है। जी हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ चुका है। पीसीबी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक कर लिया गया है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक 2025 से 2027 तक आईसीसी इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेंगे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, जबकि पाकिस्तानी टीम भी 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल का इतलाक 2028 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप पर भी होगा। आईसीसी ने 2028 विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को सौंप दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, इसी पर बात करेंगे। सैयद हैदर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक बड़ा अहम फैसला सामने आ चुका है। वैसे तो हम देख रहे थे कि कुछ रोज़ से ये खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बहुत बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात यह है कि आईसीसी ने इस बात को समझा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या रिजर्वेशंस हैं। और देखिए, हमने तो बोल न्यूज़ ने तो पहले ही 28 नवंबर को ये बात बता दी थी। हमने न्यूज़ भी दे दी थी, आर्टिकल भी शाया कर दिया था कि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी और इंडिया पाकिस्तान भी आएगा और पाकिस्तान इंडिया भी आएगा। ये बात और आज जो है आईसीसी ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी है। आईसीसी ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन क्रिक इन्फो पे आ जाए और दूसरी वेबसाइटों पे आना, इसका मतलब है कि इंडिया जो है उसके लिए राजी हो गया। लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो हमें ये देखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैचेस हमारे इंडिया पाकिस्तान के साथ हैं वो बाहर होंगे पाकिस्तान से, वो मसला नहीं है। हमें देखना ये है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। अब इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए कैसे राजी हो जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो कहीं भी नहीं खेलना चाहता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी जीत है, मैं समझता हूँ। अपने स्टैंड पे खड़े रहना, अपने मौके पे खड़े रहना और उसको सख्ती से अपनाना। और हमने दुनिया को ये बता दिया है कि हम जो है वो एक अहम क्रिकेट नेशन है। पाकिस्तान बहुत ही अहम, बिल्कुल यकीनी तौर पे पाकिस्तान बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से। इसी के साथ साथ आपको पता चले कि फवाद मुस्तफ़ा साहब क्रिकेट एनालिस्ट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। तो क्या कहेंगे, आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है और कैसे देखते हैं आज के इस फैसले को? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे खेले, क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इंडिया की जिस तरह से इजारादारी है उसको अगर देखते हुए चीज़ों को देखा जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी पोजीशन पे और बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्ड्स खेले और मैक्सिमम जो आप अचीव कर सकते थे मेरे ख्याल से वो आपने अचीव कर लिया। सही है। अच्छा फवाद साहब, मोहसिन नकवी साहब को कितना क्रेडिट देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था हम तनकीद बर्दाश्त कर लेंगे, क्रिटिसिज्म होता रहे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। वो झुके नहीं। देखिए, एक तो मेरा जो है ना, हमें थोड़ा सा झुकने, हारने, जीतने पे नहीं होती इन चीजों का। आपने अपनी लिए बेहतरीन कोई चीज लेके आनी होती है, तो जरूर इसकी कामयाबी है। और झुकना और ये गिरना और कटना जो है वो बड़े सियासी किस्म के स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ। जी, स्टेटमेंट्स होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि एज अ सीईओ, एज अ चेयरमैन आप अपने इदारे के लिए मैक्सिमम जो कुछ अचीव कर सकते हैं वो करके आए। और अभी तक जितने लोग गुजरे हैं और जो हमने पहले भी देखा कि हम जो कुछ होता था वो हम मान लेते थे, उससे हम बहुत बेहतर पोजीशन में चीजें अपनी तरफ लेके आए हैं। तो इसका क्रेडिट ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब को जाता है। हैदर साहब, आपकी तरफ सवाल करना चाहूँगा। हम सुन रहे थे बार बार कि इंडिया का मौक़िफ़ है कि अगर जो फाइनल होता है और पाकिस्तान की टीम भी फाइनल में पहुंचती है तो वो इंडिया में ही खेला जाए, भारत में खेला जाए फाइनल। तो आप इस तमाम तरह सूरत हाल को कैसे देखते हैं? हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर साबित कदम रहना? लेकिन पाकिस्तान तो हर तरीके से तैयार है कि किसी तरह क्रिकेट जारी रहे, लेकिन क्रिकेट को खत्म करने में, क्रिकेट को बर्बाद करने में इंडिया का हाथ है। पाकिस्तान ने ऐसी कोई अपनी शर्त नहीं रखी। पाकिस्तान तो चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भी इज्जत के साथ चाहता है हर चीज। और अगर फाइनल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया पहुंचते हैं तो वो किसी न्यूट्रल वेन्यू, दुबई, श्रीलंका या किसी और जगह खेला जाएगा, उसका भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए असल बात यह है कि पाकिस्तान इस बात के लिए अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकेगा। ठीक है, बहरहाल ये फैसला हो गया, लेकिन ये अच्छे तनाजुर में फैसला हो गया। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की सुन ली गई। हमारे साथ दोनों मौजूद थे, सैयद हैदर साहब, फवाद मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए।
बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 4700 से ज़ायद पॉइंट से नीचे आ गया है। आपको बताएं कि ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,06,000 की सतह के करीब पहुंच गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। मुसलसल 2 रोज से मंदी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 4700 से ज़ायद पॉइंट से नीचे आ चुका है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,06,000 की सतह के करीब पहुंच चुका है। तारीखी मंदी इसे कहा जा रहा है और कुछ म्यूचुअल फंड्स के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी कि ये वजह बताई जा रही है। बात करेंगे, कफील अहमद हमें ज्वाइन करें। कफील बताएगा क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। देखिए 4916 पॉइंट मार्केट से निकल गए और मार्केट जो माहिरीन के मुताबिक जो है वो क्रैश कर गई। अगर हम ये बात कर लें, कल भी जो है वो मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई थी और 3709 पॉइंट जो है वो मार्केट से निकल गए थे। आज इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 4359 पॉइंट मार्केट से निकल गए और 1,06,711 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। जो माहिरीन से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक मार्केट में जो है वो करेक्शन ड्यू थी, इसलिए कि मार्केट तकरीबन 1,17,000 के हाईएस्ट लेवल तक मार्केट जो है वो चली गई थी और म्यूचुअल फंड की से जो सेलिंग की जा रही है उसके बाद मार्केट पर इस वक्त जो है वो प्रेशर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि इस वक्त जो है वो थोड़ा जो फंडामेंटल्स है मार्केट के वो स्ट्रांग है। गो के मार्केट थोड़ा सा जो है वो इस करेक्शन का शिकार है, ताहम मार्केट ये जल्द ही जो है वो रिकवर कर जाएगी। सही है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पीडीएम हुकूमत में 1 माह में इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान को बचाया। 50% करप्शन ख़त्म हो जाए तो IMF की ज़रूरत ही ना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्की मसाइल का हल बता दिया। सियालकोट में सनतकारों से खिताब में कहा कि मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है लेकिन एक रोशनी नज़र आना शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म को बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल से आगाह कर रही हैं। हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट भी कम हुआ है। इस वक्त हम सही समत की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाना है तो वसाइल बढ़ाना होंगे। कोशिश है कि टैक्स टू GDP 13% पर ले जाएं। ECC में बताया कि मुर्गी, चने और माश की दालों की कीमत कैसे नीचे गई है। पॉलिसी रेट से ज़्यादा कायबोर अहम होता है। पॉलिसी रेट 15% पर थी तो भी कायबोर 12 पर था। आपको बता दें कि ये खिताब किया गया है बिजनेस कम्युनिटी से। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से उन्होंने कहा कि महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट भी कम हो गया है, इस वक्त हम सही समत की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तेहकाम की तरफ अगर जाना है तो फिर हमें वसाइल बढ़ाने होंगे। कोशिश है कि टैक्स टू GDP 13% पर ले जाएँ। और कौमी असम्बली इजलास में PI की निजकारी की एक बार फिर गूंज रही है। वज़ीर कानून कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से पुरुमीद दिखाई दिए तो नवीद कमर ने मामले पर सवाल उठा दिया। आसिफ इसहाक ने वजाहत दी, जबकि नबील गबूल की जानिब से भी तनकीद सामने आई। ऐवान इक़्तिदार में PI की निजकारी पर बहस छिड़ी। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून से सवालात पूछे गए। नवीद कमर ने कहा PI की निजकारी हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। प्रोसेस पिछली बार भी नाकाम हुआ था। एक दफ़ा PI की प्राइवेटाइजेशन की अटेम्प्ट हो चुकी और इंतहा दर्जे का फेलियर भी आया। क्या एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं कि पहले की जो भी गलतियाँ थी, खामियाँ थी, वो दोहराई न जाएँ और क्या टाइम फ्रेम आपने रखा है PIA की फर्दर प्राइवेटाइजेशन? आज़म नज़ीर तारण ने कहा अच्छे की उम्मीद रखें, इस बार सूरत हाल बेहतर होगी। अभी तक जो साइंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। PIA की पिछली बोली नाकाम क्यों रही? आसिफ इसहाक ने ब्लू ऑर्डर कंसोर्शियम को जिम्मेदार करार दिया। सर ये जो बिडिंग हुई थी और इसके अंदर सिर्फ एक प्री क्वालिफाइड बिडर जो था, जो वर्ल्ड ब्लू वाटर कंसोर्शियम था, उसने अपनी सबमिट किया था इनिशियल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट और अर्नेस्ट मनी ऑफ 500 मिलियन रुपीस सर, ओनली BWC सर। ऐसे में नबील गबोल PIA के टिकटों पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा गए। सर PIA ब्लैकमेलिंग करती है टिकट्स के ऊपर। दीगर अरकान असम्बली ने भी मुतालबा किया कि निजकारी शफाफ बनाने के साथ अहम कौमी मामले पर पेशरफ्त से बाखबर रखा जाए। और सबसे मुश्किल काम तो स्पीकर्स का होता है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों को राजी रखना दुश्वार हो जाता है। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक का खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि ये बात तय है कि अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऐवान में बैठे सब लोग हमारे कॉलीग्स और दोस्त हैं।
اسلام آباد میں 2 روزہ 18ویں اسپیکرز کانفرنس کا انعقاد۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ خطاب میں کہا کہ سب سے مشکل کام اسپیکرز کا ہوتا ہے۔ اگر حکومت کو وقت زیادہ ملے تو اپوزیشن ناراض، اور اپوزیشن کو وقت زیادہ دے دیا جائے تو حکومت ناراض ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر پہلے کچھ غلط ہو گیا تو اب اسے درست کیا جائے گا۔ ایوان میں بیٹھے سب لوگ ہمارے کولیگز اور دوست ہیں۔ اگر اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو گورنمنٹ ناراض ہے، اگر گورنمنٹ کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو اپوزیشن ناراض ہے۔ میں تو یہ فیل کرتا ہوں 2 wrongs do not make a right۔ اگر پہلے غلط ہوا تو اب غلط نہیں ہونا چاہیے، اور ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے ہمیں بغیر کسی پریشر کے ہاؤس کو بھی چلانا ہے۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا جمہوریت کا تسلسل ہی ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ ہم علاقائی سیاست کی جانب تیزی سے جا رہے ہیں۔ ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر لطیف اکبر نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر پالیسی میں تسلسل ناگزیر ہے۔ کانفرنس میں چیئرمین سینٹ سمیت 4 صوبائی اسمبلیوں، آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی اور گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر شریک ہوئے۔ صوبے میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ صوبائی حکومت صرف بیان بازی سے کام لے رہی ہے۔ امن و امان کی خراب صورتحال پر صوبائی حکومت استعفیٰ دے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ کہا 30 بچے دوائیں نہ ملنے سے جان سے گئے، ان کی FIR کن کے خلاف درج ہونی چاہیے، ڈی چوک پر شیل کون لے کر آیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 30 دوائی سے جو ہے مر گئے ہیں، اس کی FIR وفاق کے خلاف ہو یا صوبے کے خلاف ہو، کہ آج ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ آج تک صوبائی حکومت صرف بیان بازی سے کام لے رہی ہے۔ میں تو آج کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت پہ اس میں مستعفی ہونا چاہیے کہ آج وہ اپنے ضلع میں اور اس صوبے میں امن تباہ کر گئے ہیں، امن بحال نہیں کر سکتے، ایک پاڑے چنار کا آپ روڈ نہیں کھول سکتے ہیں، تو آپ آگے کیا کریں گے اس کے اوپر؟ آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ 1 کروڑ روپے تو آپ ڈی چوک والوں کو دے رہے ہیں، جن کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ گولیاں کیوں چلیں، گولیاں کیوں نہیں چلیں گی؟ آپ کیوں مسلح ہو کر ادھر گئے تھے؟ کس کے لیے گئے تھے؟ آج کیا وفاقی حکومت نے یا عدلیہ نے یہ انکوائری کی ہے کہ صوبائی جو حکومت یہاں سے جتھا لے کے گئی تھی PTI، ان کے پاس آنسو گیس کے شیل کہاں سے آئے ہیں؟ آپ اور میں خرید سکتے ہیں، یا اس کے اندر یہاں کی پولیس انوالو ہے یا ملک دشمن عناصر انوالو ہیں؟ افسوسناک خبر آ رہی ہے، کراچی کی سڑکوں پر موت کا رقص جاری ہے۔ صبح سے اب تک 3 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کہاں یہ حادثات رونما ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ خرم گلزار ہمیں جوائن کریں۔ خرم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بار بار آپ سے اس حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے، بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، بالکل شہر میں ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم بھی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں، صرف دعوے نظر آ رہے ہیں اور ڈمپر ہیں جو شہریوں کو کچلتے جا رہے ہیں۔ آج صبح سویرے بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ناردرن بائی پاس پہ تیز رفتار مزہ ٹرک تھا، اس نے کار کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہوئے۔ اب سے کچھ دیر قبل بھی ہبری ور روڈ پہ تیز رفتار ڈمپر تھا جس نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو جو ہے وہ کچل دیا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل بھی مکمل طور پہ تباہ ہوئی ہے، جبکہ نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ جاں بحق ہونے والے شخص جو ہے وہ شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ 7 گھنٹے کے دوران 2 ٹریفک حادثات ہوئے بڑے، جس میں 3 افراد اب تک اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک آئے روز جانے لے رہا ہے۔ 6 دسمبر کو لیاقت آباد ڈاکخانے پر ٹرک کی موٹر سائیکل کو روندنے کی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ خوفناک ٹریفک حادثے میں 7 سال افغان کی جان چلی گئی تھی۔ منگو پیر کٹی پہاڑی کے قریب مزدہ ٹرک نے کار کو روند ڈالا، حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بڑی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگی۔ ICC کی جانب سے بھی اب تصدیق کر دی گئی ہے۔ بالکل، ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے اور اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں افضال عباسی سے۔ افضال، باضابطہ طور پر اس سیریز کی تصدیق کر دی گئی ہے، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں ہی ہوگی۔ ماڈل کے تحت بھی ICC نے انٹرنیشنل اس بات کی تصدیق کی اور اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمین PCB موسم نقوی لاہور میں صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی تو اس میں ہم نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ چیئرمین صاحب چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول جو ہے وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے اور اب تمام معاملات طے پا چکے ہیں اور اس میں تاخیر کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر میں تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہی ہوگی اور اس میں بھارت کے جو میچز ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوں گے۔
اور پاکستان اور باقی تمام 6 ممالک کے جو میچز ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوں گے. اور آئی سی سی نے اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 جو آئندہ برس فروری میں شیڈیولڈ ہے وہ اپنے شیڈیول کے مطابق پاکستان میں ہوگی. ٹھیک ہے، افضال عباسی ہمیں اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے، چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگی. آئی سی سی کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، تصدیق کر دی گئی ہے. اس سے قبل کرک انفو کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے، کرک انفو پر یہ تصدیق کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.